वो कृष्णा डिग्री कॉलेज था। वहाँ रमेश पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। मधु तभी आता है। क्या दोस्त, अभी तक तुम्हारी ब्यूटी क्वीन का दर्शन नहीं हुआ क्या? नहीं भाई, इसीलिए तुम्हारा चेहरा लटका हुआ है, वो जरूर आएगी। जैसे ही उसने कहा, चेहरे पे मेकअप लगा के, एक हाथ में छतरी लेके और दूसरे हाथ में नोटबुक दबा के अनामिका कॉलेज आती है। अनामिका के कॉलेज में प्रवेश करते ही रमेश अनामिका को एक टके बस देखते ही रहता है। रमेश को देखकर अनामिका मुस्कुराती है। फिर रविवार के दिन रमेश शारदा अपनी माँ को लेकर बाजार गया होता है। शारदा बाजार में सब्जी वाले के ठेले के पास जाके सब्जी लेने लगती है। ठीक उसी वक्त पूरे मेकअप में अनामिका एक हाथ में छतरी पकड़े हुए अपनी माँ मेघमाला के साथ उसी सब्जी के ठेले के पास जाती है। इधर शारदा और मेघमाला सब्जियां ले रही होती है और उधर रमेश और अनामिका बातचीत करने में लग जाते हैं। हाय अनामिका। हाय राम, तुम यहाँ? माँ के साथ यहाँ बाजार आया था। और तुम? मैं भी उसी लिए। हाँ अनामिका, वैसे जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम्हारे हाथ में छतरी होती है, ऐसा क्यों? रमेश के इस तरह कहने पे अनामिका मनी मन सोचने लगती है। क्या मतलब है, मैं क्या कहूँ? अगर मैं छतरी ना लूं तो मुझे बहुत पसीना होने लगता है, और अगर मैं पसीना पोंछने जाऊं तो मेरा सारा मेकअप निकल जाएगा। तब सबको असलियत पता चल जाएगा कि मैं काली हूँ। एक बार अगर तुम मेरा काला रंग देख लिए ना, तुम देखते ही यहाँ से भाग जाओगे। इसीलिए मैं सच नहीं बता सकती। वो सोच ही रही थी कि अचानक से देखती है कि कमला बाजार के बीचों बीच रो रही है। तभी देखती है कि कमला के पति शेखर उसे पीट रहा है। फिर देर किए बिना अनामिका जल्दी जल्दी से वहाँ जाती है। ए, तुम उसे इस तरह क्यों मार रहे हो? मेरी पत्नी, मेरी इच्छा, उसे पीटूंगा, मार डालूंगा। तुम कौन होती हो? तुम्हारी पत्नी है तो घर ले जाके पीटो, इस तरह बाजार में नहीं। ये बताओ, ये रोज तुम इस तरह से पीटता है? हाँ दीदी, ये मेरे सारे पैसे लेकर जुआ खेलता है। एक बार सोचता नहीं कि घर पे बड़ी बेटी है, जो मैं कमाती हूँ वो पैसे मांगता है, नहीं दे तो मारता है, हर दिन मारता है। इस तरह कहकर रोने लगती है। फिर रमेश, शारदा, मेघमाला सब आश्चर्य होकर देखने लगते हैं कि अनामिका अब क्या करने वाली है और कैसे इस समस्या का समाधान करेगी। देखो काकी, जैसा मैं कहूँगी वैसा करोगी तो तुम्हारे पति अच्छे हो जाएंगे। करोगी ना? तुम उसे मायके भेज दोगी? हाँ तो भेज दो, मैं किसी और को देख लूंगा। मैं उसे मायके नहीं भेजने वाली हूँ, मैं तुम्हें असली मायके भेजूंगी, जरा इंतजार करो। देखो काकी, जुआ खेलना पहली गलती है तुम्हारे पति की, पैसों के लिए तुम्हें मारना ये दूसरी गलती। इसके अलावा बेटी का ख्याल ना रखना ये तो सबसे बड़ी गलती है। चलो चल के पुलिस स्टेशन में बताओ, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं शादीशुदा हूँ, पुलिस स्टेशन में कैसे जाऊँ? वहाँ जरूर जा सकती हो। अनामिका की ऐसी बातें सुन के शेखर घबराने लगा। नहीं माँ नहीं, पुलिस को जाकर कुछ मत बताओ, उनकी पिटाई मैं सह नहीं पाऊंगा। मैं आज से अच्छे से रहूंगा, बेटी का ख्याल भी रखूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा और पैसे घर पे दूंगा। इस तरह कहकर वो कमला को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। अनामिका के इस अच्छे काम के लिए सिर्फ शारदा, रमेश और मेघमाला ही नहीं, बल्कि वहाँ जितने लोग खड़े थे सब तालियां बजाने लगते हैं। अनामिका बहुत खुश होती है। इतनी नेक दिल की लड़की जिस घर में बहू बन के जाएगी, वो घर आंसू परेशानियों से मानो कि पूरी तरह मुक्त ही रहेगा। शारदा की बातें सुन के रमेश बहुत खुश होता है। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। अनामिका मेकअप की हुई थी। जब अनामिका ऑटो से कॉलेज जा रही थी, तभी एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करने की बहुत कोशिश कर रही थी। देखते ही अनामिका जल्दी से ऑटो से उतर के बुजुर्ग महिला के पास जाती है। रमेश वहीं बस स्टैंड पे खड़े होकर अनामिका को देख रहा होता है। अनामिका बुजुर्ग महिला को मदद करने की हड़बड़ी में अपने साथ छतरी लाना भूल ही गई। बारिश में भीगते हुए अनामिका उस बुजुर्ग महिला को सड़क पार करने में लग गई। बारिश में भीगने की वजह से अनामिका का सारा मेकअप निकल जाता है और उसका काला रंग बाहर निकल आता है। अनामिका को उस हालत में देखकर रमेश आश्चर्य रह जाता है। अनामिका रमेश को देखती है पर कुछ बात नहीं करती। छी, अब मुझे राम ने देख लिया, पूरे कॉलेज को जाके बता देगा। कॉलेज में अब कोई मुझे मुड़ के भी नहीं देखेगा, सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे। ये सब सोचकर ऑटो में बैठकर वो वापस घर चली जाती है। अगले दिन काली रंगत वाली अनामिका, जो डिग्री की पढ़ाई कर रही थी, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपना मेकअप किट ओपन करती है। किट खाली होता है। ये देखकर वो गुस्से से चीखते हुए कहती है, माँ, माँ, कहाँ हो?
इस तरह चिल्लाती है। उधर रघुराम जो सोफे पे बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं और अनामिका की माँ मेघमाला जो किचन में खाना पका रही होती है। रघुराम अखबार अपने हाथ में लेकर और माँ मेघमाला हाथ में कलछुल लेकर भागते हुए आती है। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? बताओ बेटा, क्या हुआ है? इस तरह पूछने पे अनामिका अपना खाली मेकअप किट उन्हें दिखाती है। तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि अच्छे से मेकअप लगा के ही वो अपने कॉलेज के लिए निकले। माँ, मेरा मेकअप का सामान खत्म हो गया है, चाहे तुम्हारे पास कितना भी काम हो, जल्दी से जाके मेरे लिए मेकअप ले आओ। इस तरह वो याद दिलाती है। तभी मेघमाला कहने लगती है, असल में अनामिका जो हुआ वो ये बात है। इससे पहले कि वो कुछ कहने जा ही रही थी, अनामिका दुखी होकर रोने लगती है। माँ हो के अगर तुम अपनी काली बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रखोगी तो बाहर के लोग क्या रखेंगे माँ? कहकर रो ही रही थी। तभी शारदा, प्रसाद और रमेश उनके घर आते हैं। कॉलिंग बेल बजाते हैं। फिर मेघमाला आके उन सभी को अपने साथ अंदर ले जाती है। अनामिका, देखो कौन आया है। इस तरह कहने पे काली रंगत वाली अनामिका हॉल में आती है। रमेश को देखकर वो तो आश्चर्य रह जाती है। देखिए भाई साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, क्या उसे हमारे घर बहू बना के भेजेंगे? उनकी बातें सुन के मेघमाला और रघुराम बहुत खुश होते हैं। हम बहुत खुश हुए बहन जी। बहुत रिश्ता देखा था, पर काले रंग की वजह से कोई भी आगे आकर अनामिका से शादी करने को तैयार नहीं था। हमें तो लगा था शादी होगी नहीं, खुद को मना भी लिया था। लोग आके अनामिका का रंग देखा था, पर हमने अनामिका का अच्छा स्वभाव देखा, अच्छा दिल देखा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस अच्छे दिल को और मदद करने के स्वभाव को अपने साथ ले जाना। ये बात सुन के सांवली अनामिका शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अच्छा मुहूर्त देखकर काली अनामिका की रमेश के साथ धूमधाम से शादी होती है। फिर अनामिका नए परिवार में आती है। देखो बहू, अब से किसी भी तरह की कोई मेकअप की जरूरत नहीं। इसी तरह तुम बाहर जाओ, जो भला काम करना है ऐसे ही करो, जिसे भी मदद करना चाहती हो दिल खोल के करो। इस तरह शारदा कहती है। तब से काले रंग वाली अनामिका अच्छे काम में लोगों की मदद करने में लग जाती है और खुशी खुशी जीवन बिताती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। बड़े से क्लास की बिल्डिंग में मॉडर्न लुक में सासुमा शारदा स्लिम होने के लिए ट्रेडमिल कर रही थी। तभी उनके पति प्रसाद आके, कांता पूजा कक्षा में है, दुर्गा माँ की पूजा कर रही है, तुम कॉफी ला के दे सकते थे ना? ना भगवान है ना शैतान है, पर आप लोग ये बात मानते ही नहीं। दिन ब दिन ये पूजा पाठ का पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। कांता को क्यों डांट रही हो शारदा? वो तुम्हारी बहू है, इस घर की बहू को पूजा पाठ तो करनी ही चाहिए। तो क्या मैं और बहू मिलके माँ दुर्गा का भजन करते रहे, जय भवानी जय दुर्गा माता का गाना गाते रहे? दुर्गा माँ हमारी घर की कुल देवी है, तुम इस तरह से मजाक उड़ा रही हो। थोड़ा मजाक में कह दिया तो वो गलत हो गया, पर इसमें कोई गलत नहीं। पूजा करो, भजन गाओ। हाँ, उसकी बातें सुन के प्रसाद मजाक में कहते हैं, हाँ हाँ, सास बहू के पास वक्त कहाँ है, मेकअप लगाकर क्लब जाने में ही तो सारा वक्त निकल जाता है। ये सुनकर शारदा को गुस्सा आ जाता है। बहुत मजाक हो गया, जाइए जाके कांता से अपना बेड कॉफी मांग लीजिए। स्लिम होने के लिए मैं यहाँ कितनी मेहनत कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत कीजिए। तो इस तरह कहने पे प्रसाद वहाँ से हॉल पे आ जाते हैं। आके रमेश के बगल में सोफे पे वो बैठ जाते हैं। कांता जब हमारे लिए कॉफी लाई थी, हम सो रहे थे पिताजी, और जब हम सोकर उठे तो कांता पूजा करने लग गई माँ देवी दुर्गा की। जब तक वो पूजा खत्म करके मैं कॉफी नहीं देती, थोड़ा इंतजार करना होगा। जब तक इधर बात हो ही रही थी, उधर कांता पूजा कक्षा में बैठकर घंटी बजाकर आरती कर रही होती है। अच्छे से आरती दिखाकर उस आरती से आशीर्वाद लेती है। फिर हाथ जोड़ के विनती करते हुए प्रार्थना करती है, हे दुर्गा माँ, मैं भले ही नाम की नौकरानी हूँ, पर उन्होंने कभी भी मुझे नौकरानी जैसा नहीं रखा, मानो कि परिवार की सदस्य हूँ। प्रार्थना करती हूँ कि इस घर के सभी लोग सुरक्षित रहे। अगर वो कहते हैं कि आपका अस्तित्व नहीं है तो गुस्सा मत करना, कोई शिक्षा मत देना। फिर वो पूजा कक्षा से सीधा किचन की तरफ जाती है। कॉफी लाकर वो प्रसाद और रमेश को देती है। खुशी खुशी वो दोनों कॉफी पीते हैं। इसी तरह वक्त निकल रहा था। सास बहू मॉडर्न लुक में तैयार होके बाहर निकल आती है। कांता, मैं और बहू क्लब जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना, बहुत महंगी महंगी चीजें हैं। मालकिन, जिस काम के लिए भी आप जा रही है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेके जाइए, सब कुछ भलाई होगा।
अरे कांता, ये भक्ति, शक्ति, अच्छा बुरा सब फालतू चीजें हैं, अंधविश्वास है। देखो कांता, अगर आप भगवान पे भरोसा करती हैं तो फिर शैतान पे भी करना होगा। हम दोनों पे ही नहीं करते, इसलिए आइंदा माँ दुर्गा का नाम मत लेना। दुर्गा क्या, चाहे कोई भी भगवान हो। बड़ी मालकिन, अनामिका इस जमाने की लड़की है, उसे कुछ नहीं पता। आप तो बड़ी है ना, आप तो पहले जमाने की है, और ऊपर से माँ दुर्गा आपकी कुल देवी है। पूजा नहीं करने से चलेगा क्या? देखो कांता, ना ही मैं बहुत बुजुर्ग हूँ और ना ही उतनी बूढ़ी हूँ जो तुम सोचती हो। मैं इस जमाने की महिला हूँ, मॉडर्न जमाने की महालक्ष्मी हूँ। इस तरह कहकर वो अनामिका को अपने साथ लेके घर से बाहर चली जाती है। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। दिन ब दिन सास बहू मिलके माँ दुर्गा को घृणा करने लगी, उनके बारे में बुरा भला कहने लगी, अय्याशी में पैसे उड़ाती थी। तभी एक दिन कुल देवी माँ दुर्गा अपनी आंखें खोलती है और मुस्कुराकर, अब शनि आकर तुम्हारे सर पे नाचेगा शारदा, तुमसे सहन नहीं होगा, तुम्हें मेरी विनती करनी ही पड़ेगी, इस तरह से कहती है। फिर एक दिन पीआर कंस्ट्रक्शन ऑफिस के बिजनेस मीटिंग में रमेश बड़ा ही परेशान था। स्काई टावर अपार्टमेंट्स कैसे ध्वस्त हो गया? क्या मतलब बनता है कि ध्वस्त हो गया? आखिर में हो तो गया ना। हमने जो निवेश किया था वो वापस मिलेगा क्या? हम आपके साथ अब सौदा नहीं करना चाहते। हाँ मिस्टर रमेश, हमारा निवेश वापस दीजिए। मिस्टर मनोहर, मिस्टर सुदर्शन, ऐसे वक्त में आप इस तरह की बातें नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मेरे पिताजी पुलिस स्टेशन में है। आप लोग अभी इस तरह से पैसे मांगेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसा क्या? फिर चीटिंग केस के लिए तैयार रहिए। नहीं, मैं अपना घर बेचकर उधार चुकता करूंगा, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। इस तरह कहकर वहाँ से वो चले जाते हैं। प्रसाद उस वक्त जेल में थे। इस बारे में जानकर सास बहू बहुत दुखी होती है। वो अपने जेवर दे देती है। रमेश घर बेच देता है। कांता माँ दुर्गा का फोटो लेती है। उधर रमेश मनोहर और सुदर्शन को उधार चुकाता है। फिर प्रसाद को वो बेल में बाहर निकालता है। कल वो बहुत अमीर थे, पर आज वो बहुत गरीब है। वो रास्ते पे आ गए थे। कांता की मदद से वो मिलके एक मिट्टी का घर बनाते हैं। वहाँ वो देवी दुर्गा की तस्वीर को लाकर लगाते हैं। अब वो मजदूरी के काम के लिए जाने लगते हैं। उन पैसों से बस एक वक्त खाते थे और दूसरे वक्त भूखे रहते थे। तभी एक दिन कांता, मालकिन, कम से कम अभी आप देवी माँ पर भरोसा कीजिए, नवरात्रा का व्रत रखिए। शारदा, ये सब किसी अशुभ वायु का प्रभाव के ही कारण हो रहा है। तुम और बहू कांता के कहे मुताबिक देवी माँ की नवरात्रा करो। हाँ माँ, जो पिताजी कह रहे हैं वो करो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी को और तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। ये सब कुछ हम सास बहू के कारण हुआ है। घर की कुल देवी माँ दुर्गा की हमने परवाह ही नहीं की। इस तरह रोते हुए कहती है। फिर बहू अनामिका अंदर जाके माँ दुर्गा का तस्वीर ले आती है। फिर उस तस्वीर की सजावट करते हैं और फिर दोनों हाथ जोड़ के विनती करने लगती है। हे देवी दुर्गा, हमने आपके बारे में कितने व्यंग्यात्मक शब्द कहे। आपने हमें सबक सिखा दिया। हमारी वो बहुत बड़ी भूल थी, पर अब हम नवरात्रि की पूजा करके गलतियाँ सुधारेंगे। हाँ माँ, हम नवरात्रि की पूजा करेंगे। इस तरह सास बहू कहती है। फिर उनके पास जो कुछ भी था उससे वो देवी दुर्गा की स्थापना करती है और नवरात्रि की पूजा करती है। साथ ही जय भवानी कहकर जय जयकार करती है। दुर्गा माँ की जय कहकर प्रार्थना करती है। सास बहू की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देती है। ये देखकर सास बहू बाप बेटा बहुत खुश होते हैं। शारदा, अनामिका, क्या एक समय था जब तुम्हारे पास बहुत संपत्ति थी और आज कुछ भी नहीं है? क्या ये सही है? हाँ माँ। और उसी के साथ साथ ये भी सत्य है, जो बुरी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, उसी तरह भगवान भी है जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हमें ये भी पता चल गया माँ, हम जो मजाक करते थे वो गलत था, इसीलिए आज हमें ये परिणाम देखना पड़ा है। पुराना वक्त, जायदाद, ये सब तो अब वापस नहीं आ सकता, पर आगे से तुम लोग मन लगा के भक्ति के साथ पूजा पाठ करो। फिर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। तब से सास बहू पिता पुत्र एक साथ मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करके खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।